और बाजारों के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी नए हफ्ते की शुरुआत। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एकदम क्रिसमस ईव वाला हफ्ता है। 2 दिन में हम क्रिसमस की छुट्टी के लिए जाएंगे और उम्मीद तो यही है कि कुछ चेयर स्ट्रीट पर लौटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता बेहद पेनफुल रहा है। पिछले हफ्ते निफ्टी जहां 5% टूटा, तो निफ्टी बैंक में भी हमने देखा 5.25% तक का नुकसान देखने को मिला। पूरे हफ्ते हमने देखा था लगातार बिकवाली का सिलसिला हावी था। तो सवाल यही है कि आज जब हम इस सोमवार को उतर रहे हैं, हमारे लिए संकेत क्या बैठ रहे हैं, इस सब पर डिटेल में चर्चा होगी। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 152 अंकों की बढ़त पर इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है, तो वो एक रिलीफ जरूर है। ध्यान रखिएगा, ओवरनाइट यानी कि फ्राइडे के सत्र में अमेरिकी बाजारों में अच्छी खासी तेजी थी। अब उम्मीद यही है कि शुक्रवार को जो डाउ में 500 पॉइंट का इजाफा था, उससे हम क्यों लेंगे और कुछ आगे बढ़ेंगे। फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं तब और अब का डेटा। जब हम फ्राइडे के सेशन को छोड़ जा रहे थे, क्या स्थिति उभर कर आ रही थी, और आज जब हम मार्केट पर नजर डालेंगे क्या हाल है। तो तब करीब 42,100 के आसपास डाउ था। इस समय 43,386 के लेवल्स हैं, तो वहाँ से उछाल ज़रूर है। लगभग 500 पॉइंट का मूव नैस्डैक में देखने को मिला है फ्राइडे दोपहर से इस समय तक, और डॉलर इंडेक्स भी 107 पर आ चुका है, यानी कि थोड़ा सा कूल ऑफ बनता दिखाई दिया है डॉलर इंडेक्स में। ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की ताज़ा स्थिति। लेकिन आज किन चीज़ों पर ध्यान देना है? ग्लोबली हॉर्मस हमारे साथ है, उनसे बातचीत होगी। भारतीय बाजारों में टेक्निकली स्पेशली पिछले हफ्ते की कलिंग के बाद क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, किस तरह से ट्रेड लेना है, वीरो को जोड़ेंगे इस पर। और ऑफ कोर्स स्टॉक्स एंड न्यूज़ आपके लिए आगे पेश ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल सेटअप की। हॉर्मस 2 दिन में छुट्टी पर थी और आप लोग संभाल नहीं पाए। गुड मॉर्निंग। हुआ क्या ग्लोबल मार्केट्स में? और इसीलिए संभाल नहीं पाए क्योंकि आप छुट्टी पर थे। मगर शुक्रवार का सेशन थोड़ा सा एक रिलीफ रैली ऑफ सॉर्ट्स लेकर आया वॉल स्ट्रीट के लिए, क्योंकि जिस तरह से अगर हमारा हफ्ता ख़राब था तो उनका भी हफ्ता कोई बहुत ज़्यादा अच्छा था नहीं। और 450 अंकों का उछाल हमें डाउ जोन्स में देखने मिला। S&P 500 के भी सभी 11 सेक्टर्स उछाल के साथ बंद हुए। मगर देखने वाली बात यह थी कि अभी भी इस रिलीफ रैली के बाद भी ऊपरी स्तरों पर कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं, क्योंकि डाउ जोन्स 400-450 पॉइंट के उछाल के बावजूद अपने दिन के सबसे ऊंचे ऊपरी स्तर से 400 अंक नीचे गिरकर ही बंद हुआ है। S&P 500 भी 50 और नैस्डैक भी तकरीबन 200 अंक गिरकर बंद हुआ है अपने दिन के हाई से। ऊपरी लेवल्स पर अभी भी वॉल स्ट्रीट पर कोई कॉन्फिडेंस उभरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये प्राइस एक्शन से आपको पता चल रहा है। और इस रिकवरी या रिलीफ रैली आप कह लीजिए, उसके बावजूद डाउ जोन्स पिछले हफ्ते 2.5% नीचे था। S&P 500 और नैस्डैक दोनों 2-2% नीचे थे। नवंबर के बाद की सबसे हफ्ते दर हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट थी, ये वॉल स्ट्रीट पर हमें देखने मिला। और जो सबसे बड़ा डेटा पॉइंट फ्राइडे को हमने देखना था, वो PCE का, जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो डेटा आना था, जो कि फेड का चुनिंदा पसंदीदा जो इन्फ्लेशन गेज है, वो महंगाई मापने का जो आंकड़ा है, वो 2.4% आया है नवंबर में। 2.5% का अनुमान था। और जो कोर PCE है वो भी 2.8% आई है 2.9% के अनुमान के मुकाबले। अब कोर PCE ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो गैस और ग्रोसरीज की कीमतों को बाहर कर देता है और तब जाकर वो आंकड़ा निकल कर आता है। और इस वजह से अभी भी कोर PCE जो है वो फेड का जो लक्ष्य है 2% का, उससे काफ़ी दूर है। और इस वजह से एक महंगाई का अगर आंकड़ा अच्छा आता है, अनुमान से बेहतर आता है, फिर भी पॉलिसी एक्शन में कोई बदलाव होगा अगले महीने, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि CME जो फेड वॉच टूल है, उसके मुताबिक अभी भी 91% प्रोबेबिलिटी है कि अगले महीने फेड ब्याज दरें नहीं काटेगा। तो वो एक बड़ी है। अगर एक बड़ा राजनीतिक संकट US में टला है कल, क्योंकि जो बाइडेन ने फंडिंग लेजिस्लेशन पे अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं कल, जो कि सरकार को मध्य मार्च तक फंडिंग देने में सक्षम होंगे। और सेनेट ने जो बिल लाया है और उसे 85 वोट मिले उसके पक्ष में, 11 वोट उसके खिलाफ थे। मगर फंडिंग जो है उसमें से $100 बिलियन उन लोगों को दिए जाएंगे जिनको नेचुरल डिजास्टर्स और जो किसान हैं उन्हें दिए जाएंगे उस वजह से। और डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते एक प्रस्ताव दिया था कि जो डेट सीलिंग है उसे सस्पेंड कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए 2 साल के लिए। अब ये डेट सीलिंग क्या है? डेट सीलिंग वो है जो सरकार कितना कर्ज ले सकती है अपने बाकी के बकाया चुकाने के लिए, और वो अगर एक बार सीलिंग हिट हो जाती है तो उसके बाद वो और पैसे बोरो नहीं कर सकते।
तो अगर ये हो जाता तो शटडाउन हो जाता गवर्नमेंट का, और शटडाउन अब टल गया है, तो वो एक बड़ी बात निकल कर आई। मगर यूएस में तो पिछले साल 2023 में ही इसे बढ़ाया गया था डेट सीलिंग को, और अब आंकड़ा ये लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो 2025 आते आते, जून 2025 आते आते ये जो नई डेट सीलिंग है वो भी हिट हो जाएगी। तो वो देखने वाली बात होगी। और चीन में जो है अभी फ़िलहाल ये तो रही यूएस की बात, एशिया में फ़िलहाल तो कामकाज अच्छा चल रहा है। और मगर चीन से जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि प्रॉपर्टी जो मार्केट है वहाँ पर अभी भी वहाँ पर कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उनका जो चौथी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है चाइना वैनकेन कंपनी, वो अब डिफ़ॉल्ट के करीब आ गई है। और न्यू वर्ल्ड डेवलपमेंट कंपनी, एक और हांगकांग की एक कंपनी है, उन्होंने अपने जो कर्ज बकाया की जो टाइमलाइन थी, रीपेमेंट की टाइमलाइन थी, उसे बढ़ाने की जो है वो अर्जी दी है। और चाइना में जो है पार्क व्यू ग्रुप नाम की एक और कंपनी है, उन्होंने एक बीजिंग का जो सबसे बड़ा मॉल है उसे सेल पर लगा दिया है, बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फुटफॉल्स नहीं है, क्योंकि कंजम्पशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो उस वजह से भी क्राइसिस वहाँ पे रियल एस्टेट की बढ़ती जा रही है। इस हफ्ते क्या है, इस हफ्ते तो छुट्टी का हफ्ता है, ज़्यादातर एशियाई बाजार जो है क्रिसमस के लिए, बॉक्सिंग डे के लिए बंद होंगे, यूएस के भी बाजार बंद होंगे क्रिसमस की छुट्टी के लिए। मगर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आना है, ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा आना है, जिससे तेल की कीमतों पर ज़्यादा असर पड़ेगा। और जापान से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स और बैंक ऑफ जापान के मिनट्स आने हैं इस हफ्ते, तो उन पर नज़र रखने वाली बात होगी। और चाइना का ट्रेड डेटा आएगा, उस पर नज़र रखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर अच्छा है, आप रिलीफ रैली कह सकते हैं, मगर कोई खास बड़ी बात नहीं है कि ट्रेंड बदल गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्रिसमस फायरवर्क्स नहीं है, बेसिकली ऐसा नहीं है, क्रिसमस फायरवर्क्स नहीं है। लेकिन देख लेते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव हैंडओवर हमारे लिए भी मलहम का काम कर सकता है, क्योंकि हमारी स्थिति बेहद ख़राब हुई है। अच्छा, इस बीच आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको मेंशन कर रही थी कि पिछले हफ्ते करीब 5% का करेक्शन निफ्टी में, 4.83% गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी बैंक आप देखेंगे 5.32% तक का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया था इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। और एफआईआईज का जो बिकवाली का सिलसिला है वो बरकरार था। इनफैक्ट पिछले पूरे हफ्ते मैं वो गणित करके लाई थी कि स्थिति कितनी बिगड़ी है एफआईआईज के पर्सपेक्टिव के लिहाज से। लगभग हमने देखा है पिछले हफ्ते 15,828 करोड़ की बिकवाली लगातार पिछले सभी ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआईज ने सेल साइड की पोजीशंस ही ली हैं, कैश मार्केट में बिकवाली ही की है। इसके सामने ऑफ कोर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने स्टेप अप जरूर किया, उनकी तरफ से करीब 11,837 करोड़ की खरीदारी हुई। ये सिर्फ एक हफ्ते की बात है, और अगर दिसंबर के महीने की ध्यान देंगे तो वहां पर तो स्थिति और भी खराब है। इस पूरे महीने लगातार एफआईआईज बिकवाली ही कर रहे हैं, बस 1-2 दिन छोड़ के, जहां पर ऑफ कोर्स वो एडजस्टमेंट होने वाला था फुटसी वाला, और उस लिहाज से एचडीएफसी बैंक में जो पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी थी। तो सवाल यही है, कल यानी कि फ्राइडे के सत्र को जिस लेवल पर हम जाकर टिके हैं वहां से संकेत क्या लेना है। वीरू, पिछले हफ्ते का डेटा यही कहता है कि 24,781 का हाई था, जो 16 दिसंबर यानी कि हफ्ते की शुरुआत में हमने देखा, और उसके बाद हफ्ता हमने ख़त्म किया एब्सोल्यूट लो पर, जो करीब 24,000 के नीचे था। अब ये बताइए किस तरफ बैठना है आज, जो अमेरिकी मार्केट से क्यों है, और स्पेशली जो पिछले सत्र में हुआ है उससे कुछ पुलबैक की संभावना है या नहीं? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, आपने जो चीज़ एफआईआईज की सेलिंग के आंकड़े दिखाया ना, यही इस बाजार का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है हर्षदा। मैं इस पे आता हूँ, लेकिन जो बात पिछले सेशन का क्रक्स बनी उसको पहले रणनीति के तौर पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं कि लेवल्स टू वॉच क्या होंगे। इस हफ्ते की खासियत क्या है? इट्स एक्सपायरी वीक। इस हफ्ते आपका मंथली एक्सपायरी है। हिस्टोरिकली क्या होता है कि ऐसा हफ्ता जो होता है वो पिछले प्रीवियस परसिस्टिंग ट्रेंड का एक रिवर्सल हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से। बट दिक्कत का सबब यह है कि एफआईआईज ने अपनी इंटेंशन को क्लियर कर दिया है, सेल सेल एंड सेल ऑन राइज। पिछले सेशन में मेरी रणनीति ये थी, जब आप और हम बात कर रहे थे हर्षदा, कि 100 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी है, यहाँ पे शॉर्ट करने का मतलब नहीं है, शॉर्ट ऑन राइज काम करेगा दो सर्कमस्टेंसेस में। अगर 24,074 ना कटे, रणनीति में क्लियरली मेंशन था 24,074 ना कटे तो सेल ऑन राइज काम करेगा। 24,066 हाई रहा, और दूसरे सर्कमस्टेंसेस में तब जब 23,800 वायलेट हो जाए। 23,800 पुट राइटर्स का जोन था, और उसके वायलेट होने के बाद हर्षदा हम डे लो पे क्लोज हुए। मैंने टारगेट रखा था करीब 678 का 200 डेमा का, हम वहां से भी 100 पॉइंट नीचे बंद हुए।
तो एफआईज ने अपनी इंटेंशन को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। कैश मार्केट में ह्यूज सेलिंग 3598 करोड़ रुपए की, 1375 करोड़ रुपए का कैश का डीआईएस का बाय, बट बहुत काम नहीं आ रहा है और एक सीरियस शॉर्टिंग है। हर्षदा, प्रॉब्लम क्या है कि इवन फॉर दिस वीक उन्होंने कोई, अगर आप देखें, रहम नहीं करी, इंडेक्स पे फर्दर शॉर्ट गए हैं, माइट बी इंटेंशन के साथ कि शायद अगली सीरीज में भी कैरी करें। 1538 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स बेचा, 6700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 29,775 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और अब उनके जो नेट शॉर्ट हैं हर्षदा, वो पहुंच गए हैं 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट। डायग्राम आज भी नहीं, माफी चाहूंगा मैं, ये कल डायग्राम आ जाएगा, कुछ फाइल करप्ट थी एक्सेल की। तो 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं एफआईज के, ह्यूज शॉर्टिंग इवन फॉर दिस वीक, एक्सपायरी वीक। और स्टॉक फ्यूचर्स में 737 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। अब आइए प्लेसमेंट पे। सबसे बड़े दो कॉलाइटर्स स्टिल जो परसिस्ट करते हैं हर्षदा, वो है 23,800, 23,900, 24,000। इन तीन कॉल्स में सबसे बड़ा कंसंट्रेशन है, 23,800, 23,900 और 24,000। और पुट्स में कंसंट्रेशन है 23,500 की, जहां पे करीब 66 लाख पुट खड़ी हुई है। अप्रोच क्या रहेगी, लेवल्स टू वॉच। देखिए RS1 जब तक ये क्रॉस नहीं हो रहा है, देखिए इट्स टू डिफिकल्ट टू ट्रेड एज ऑफ नाउ, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लेवल्स पे मेंशन करता हूं, मेरा काम है यहां पे लेवल्स मेंशन करना। जब तक RS1 क्रॉस नहीं हो रहा है 23,790, 863, सेल एंड राइज विल वर्क, एंड स्पेशली आफ्टर दिस आई थिंक 150 पॉइंट पुल बैक। अगर ये ट्रेजेक्ट्री क्रॉस होती है तो इस वीक में, आज के सेशन में, अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग कैन टेक अस टू 24,045, 24,094 इन फर्स्ट इंस्टेंस। ये हो गया ऊपर की पिक्चर। अगर RS1 क्रॉस नहीं हो रहा है तो सेल एंड राइज काम करेगा, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आपको परेशान करेगी। अब लिखे आइए बेस। बेस पे लेवल समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है बेस आज का। पहला है पुट राइटर्स का जोन 23,528, मतलब अगर मैं शॉर्ट करूं तो कहां तक के लिए करूं, क्या जहन में होना चाहिए। और नीचे जो आंकड़ा है ना, जो स्पेशली मेंशन है 23,406, अब ये क्या है जनाब, 22 नवंबर के वीक का लो एग्जैक्टली था 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इस 23,406 पे नजर रखिए। अगर इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में हम इसको होल्ड कर जाते हैं तो पुल बैक आएगा, ये जनरेट कर सकता है, अदरवाइज वी विल सिंक फर्दर। पिक्चर मैंने ड्रॉ कर दी निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये दो स्टॉक फ्यूचर्स एफआईएस की सेलिंग का बड़ा टारगेट बने लास्ट सेशन में, और क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि 100 डेमा क्रॉस ना हो। बैंक निफ्टी का चार्ट ले गई एक बार, 51,750 पे 60 पे प्लेस्ड है, नहीं पार हो सेल कीजिएगा, और वही देखिए 628 से कोलैप्स हो गया। अब प्लेसमेंट क्या कहती है, सुनिए गौर से। 51,000 पे पहला कॉलाइटर, और उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलाइटर प्लेस्ड है 51,500 पे। फिर सुनिएगा, 51,000 पे और उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलाइटर प्लेस्ड है 51,500 पे। लेवल्स लेके आइएगा। निफ्टी बैंक अगर पहला रेजिस्टेंस पॉइंट 51,000 और 51,104 अगर ये पार करता है तो एक छोटा सा, फिर समझिएगा, एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग स्विंग हमको 51,442 और 51,500 तक लेके आ सकता है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग तभी आएगी जब आप 51,442 और 500 के जोन को बाइसेक्ट कर जाएंगे। इन दैट केस अपर स्विंग टुवर्ड्स 763, 990 और 52,000 पॉसिबल है। बट अगर ये 51,442 नहीं कटा तो फिर शॉर्ट काम करेगा। और बेस ट्रैजेक्टरी मैंने मेंशन कर दी है, अगर आप शॉर्ट करें हायर लेवल्स पे तो उन बेस को कंसिडर कीजिएगा। उसमें से पहला लेवल जो है आपकी स्क्रीन पे जो आता है, प्लीज बेस लेके आइएगा, 50,390, 200 डिबा एज ऑफ नाउ लुक्स ओपन। हर्षदा, चले तो अहम लेवल्स, और बस उम्मीद है कि थोड़ी सी स्थिति बेहतर हो, कंट्रोल में रहे और हम फिर से एक सिरे से फिसलना शुरू ना करें जो पिछले पूरे हफ्ते जारी था। चलिए, लेकिन इस हफ्ते देखिए कई सारी चीज़ें हैं जिस पर आपने रिएक्ट करना है। पहले तो शनिवार को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, इसमें कई अहम फैसले हुए हैं। यूज्ड ईवी गाड़ियों पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला लिया गया। होटल पर जीएसटी में राहत मिलती हुई ज़रूर दिखाई दी है। इनफैक्ट कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी बढ़ गया है। लक्ष्मण हमारे साथ है। लक्ष्मण जी, बताइए किन बड़ी चीज़ों पर आज मार्केट फोकस करेगा, कहाँ पर बदलाव किए गए हैं काउंसिल की बैठक में? देखिए, इसमें सबसे पहले बात करूं तो होटल सेक्टर को लेकर के, जहां पे ये कहा गया है कि 7,500 रुपए से ज्यादा का अगर रूम रेंट है, होटल का रूम टैरिफ है, तो वहां पे होटल वालों को दो ऑप्शन होगा। एक तो
18% जीएसटी लीजिए या फिर 5% जीएसटी लीजिए बगैर आईटीसी का, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ना क्लेम करें। इसकी मांग काफी दिनों से होटल इंडस्ट्री कर रही थी, तो इसको स्वीकार कर लिया गया है। तो 5% आईटीसी के बिना जीएसटी वाले विकल्प को इस बार देने का फैसला लिया है जीएसटी काउंसिल ने। दूसरा, पेमेंट एग्रीगेटर के लिए कहा गया है कि 2,000 रुपए तक के ऑनलाइन पेमेंट पर जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि पेमेंट एग्रीगेटर के लिए होगा, पेमेंट गेटवे या दूसरी फिनटेक कंपनियों पर लागू नहीं होगा। और बैंकिंग सेक्टर से एक और फैसला है कि बैंक और एनबीएफसी जो पिनल चार्जेस लगाते हैं लोन के कंडीशन को फुलफिल नहीं करने पे, डिफॉल्ट करने पे, उस पिनल चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। इंश्योरेंस कंपनियों में, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कहा गया है कि वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में जो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बड़ी खबर आई है कि ईवी समेत जितनी भी सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं उन पर 12% से बढ़ाकर 18% जीएसटी कर दिया गया है। हालांकि ये जीएसटी जो लगेगा बेची गई कीमत पे नहीं लगेगा, जो मार्जिन मनी होगा यानी नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी की कीमत में जो अंतर होगा उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। और ये भी सिर्फ कंपनियों के लिए होगा, व्यक्तिगत तौर पर हम आप जीएसटी ये ईवी गाड़ी खरीदते हैं सेकेंड हैंड तो उस पर जीएसटी नहीं बढ़ाया गया है। तो ये एक खबर है। दूसरा, पॉपकॉर्न को लेकर आपने सही कहा, उसमें सफाई आई है कि शुगर कोटेड पॉपकॉर्न जो होगा उस पर 18% जीएसटी लगेगा और फ्लाई ऐश वाले जो ब्रिक होते हैं वहां पे 18% की बजाय 12% जीएसटी लगेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हालांकि कई फैसले ऐसे भी जो टल गए वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। मैं उसी पे आने वाली थी, जो टले हैं आई एम श्योर उन कंपनियों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। ये फूड एग्रीगेटर पर जीएसटी में जो बदलाव होने थे वो फैसला टल गया, और क्या टला है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। फूड एग्रीगेटर का जो सर्विस चार्ज होते हैं उसमें जीएसटी काटने का जो फैसला था, जीएसटी घटाने का फैसला था, वो फिलहाल टल गया है। तो फूड एग्रीगेटर को जो राहत मिलनी थी वो राहत नहीं मिलेगी। दूसरा, सबसे जो एक्सपेक्टेड था वो था हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी घटाने का, कुछ मामलों में जीएसटी हटाने का, तो भी फैसला टल गया है क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए की तरफ से अभी तक कमेंट नहीं आया था प्रपोजल पे। तीसरा, एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने पर लंबी चर्चा हुई, लेकिन राज्य इस पे अभी फिलहाल सहमत नहीं हुए हैं। तो एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला भी यहाँ पे टल गया। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए राहत की खबर है। वहाँ पे एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर 18% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव था, जो कि टल गया है क्योंकि इसका रियल एस्टेट इंडस्ट्री विरोध भी कर रही थी। एक और महत्वपूर्ण बात, जो रेट रैशनलाइजेशन कमेटी गठित की गई थी जीओएम की, उसने अपनी रिपोर्ट देने की उम्मीद थी और ये माना जा रहा था कि उसके तहत टोबैको कई सारे बेवरेजेस पर 35% तक जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। तो फिलहाल ना तो रिपोर्ट सौंपी गई, ना तो इस पर कोई चर्चा हुई। तो कई सारी चीज़ें हैं जो टल गई है, लेकिन कई सारी चीज़ों में बदलाव भी देखने को मिला है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। आगे 8 बजे डिटेल में इस पर आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन किन स्टॉक्स पर आपकी नज़रें होनी चाहिए उसके लिए अब कंचन हमारे साथ जुड़ गई हैं स्टूडियो में। कंचन, बताइए पहले 5 शेयर जिन पर आज नज़रें रहेंगी। जी, गुड मॉर्निंग मैम। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि सेंसेक्स में किसकी एंट्री हुई है और किनका वेटेज यहाँ पे हमें घटता हुआ दिखाई दिया है। 4 ऐसे शेयर्स हैं जिनका सेंसेक्स के अंदर वेटेज घटा है, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, आईटी, एट द सेम टाइम सन फार्मास्यूटिकल। और आपको खासा ध्यान ये रखना है कि जो जेएसडब्ल्यू स्टील है वो सेंसेक्स से हमें बाहर होता हुआ दिखाई दिया है और उसकी जगह जोमैटो की एंट्री यहाँ पे होती हुई दिखाई दी है। और इसके अलावा जो फुटसी है वहाँ पे भारतीय हेक्साकॉम और जो गो डिजिट है वो भी अंदर आते हुए नजर आए हैं। स्टील कंपनीज पे रखनी होगी आज खासा फोकस, बिकॉज स्टील इंपोर्ट पर जो सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की जांच है वो शुरू हो गई है और इंडियन स्टील एसोसिएशन ने ये सेफगार्ड जो ड्यूटी है उसकी मांग की थी। अल्ट्राटेक सीमेंट पे आपको अच्छा खासा फोकस रखना होगा, बिकॉज सीसीआई से अल्ट्राटेक इंडिया सीमेंट की जो डील थी उसको एक मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। यहाँ पे इंडिया सीमेंट से अप्रोक्सीमेटली 32.72% की अल्ट्राटेक हिस्सेदारी खरीदने वाला है और 390 पर शेयर के भाव पे ये डील होती हुई नजर आएगी। टीम लीज पे आपको आज अच्छा खासा फोकस रखना है, बिकॉज टीएसआर, डारा शो और साथ ही साथ क्रिस्टल एचआर में कंपनी हिस्सा खरीदने वाली है। अप्रोक्सीमेटली 90% का टीएसआर में और क्रिस्टल एचआर और सिक्योरिटी में 30% की हिस्सेदारी टीम लीज खरीदती हुई नजर आएगी। एट द सेम टाइम आपको फोकस में रखना है एजीआई ग्रीन पैक, बिकॉज कंपनी क्यूआईपी के जरिए 1500 करोड़ जुटाने की इस टाइम पे काम कर रही है और एनएचपीसी
को भी रखना होगा फोकस में, बिकॉज बिहार सरकार के साथ करीबन 5,500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के जो एमओयू है उसको साइन होता हुआ नजर आया है। ये जो एमओयू है वो है सोलर एनर्जी के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए, और यहाँ पे 1000 मेगावाट का सोलर एनर्जी एट द सेम टाइम ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। तो ये कुछ शेयर्स हैं अभी के लिए जो आपको फोकस में रखने हैं, लेकिन 8 बजे विस्तार में चर्चा करेंगे। 8 बजे विस्तार में और स्टॉक्स की चर्चा होगी, लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पर आज नजरें रखनी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सेंसेक्स का बदलाव। पहली मर्तबा एक न्यू इकोनॉमी कंपनी जोमैटो दरअसल सेंसेक्स का हिस्सा बनती हुई दिखाई देगी। JSW स्टील बाहर होगा और स्टील स्टॉक्स वैसे भी रेडार पर रहेंगे आज। ये सेफगार्ड ड्यूटी लगाने के पर जो विचार होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी करेंसी मार्केट से क्या अपडेट निकल कर आ रहा है उसका भी जायजा लिया जाएगा। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग कॉल में। कमोडिटी मार्केट पर एक नज़र डाल ली जाए। हमने देखा है सोने में थोड़ा सा एक्शन बदलता हुआ ओवर द वीकेंड देखने को मिला था। तनुज गुप्ता की राय क्या है वो पहले आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। ये कह रहे हैं कि नेचुरल गैस जैन फ्यूचर्स में आप खरीद के चलेंगे, करीब करीब 314 के आसपास खरीदेंगे, 330 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका 305 पर रहेगा। वहीं बेस मेटल्स में जिंक इनको पसंद आ रहा है। यहाँ पर दिसंबर फ्यूचर्स में 279 पर खरीदारी की राय इनकी है, और साथ ही साथ इनका मानना है कि जो टारगेट रहेगा वो करीब 282 का रहेगा। स्टॉप लॉस आप 277 के आसपास ज़रूर लगाए। एक बार सोने का भाव आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं और साथ ही साथ जो कच्चे तेल का हाल है वो भी आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कमोडिटीज़ थोड़ी सी हरकत दिखा रही हैं। ये गोल्ड MCX है, गोल्ड कॉमेक्स में हमने देखा है दरअसल ओवरनाइट जो स्थिति है वो थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई दी है कर्टसी इन्फ्लेशन डेटा। तो लगभग हल्की सी बढ़त 2622 के आसपास तक के लेवल्स बनते दिखाई दिए। और वहीं अगर आप कच्चे तेल की बात करें तो ये फेड रेट कट के बाद थोड़ा सा स्टेडी दिखाई दिया है, $73 के आसपास तक के ट्रेड्स बनते दिखाई दिए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आज से, और वीरू आई थिंक इस पर आगे और शायद अपडेट दे पाएंगे, नॉर्थ इंडिया में अच्छी खासी ठंड बढ़ती हुई दिखाई देगी। दरअसल चिलाई कलान ये एक शब्द है जो कश्मीरी कहते हैं कि 40 दिनों का एक पीरियड होता है जब एकदम टेम्परेचर ड्रॉप करने लगता है। कल का मैं अपडेट देख रही थी वीरू, -8.5 श्रीनगर में डल लेक फ्रीज होना शुरू हो चुकी है। कई सारे ऐसे विजुअल्स हमने देखे हैं, तो उसका कुछ इफेक्ट अब दिल्ली तक पहुंच रहा है कि नहीं? अभी हर्षदा उतनी ठंड नहीं है, मतलब मैं फ्रैंकली स्पीक करता हूँ, लेकिन अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसे कहते हैं बहुत तेज़ हवाएं चलना जो आती हैं वहाँ से ना, अभी वो नहीं है। तो जब आपने कश्मीर का हाल बयां कर दिया, अब जब तेज़ हवाएं चलेंगी तो मेरे ख्याल से इस लास्ट वीक में पॉसिबली वो पॉसिबल है। हाँ, उसकी मैं आपको वार्न कर रही हूँ, तैयार रहिएगा वीरू, क्योंकि स्थिति वहाँ पर अब ऐसी दिखने लगी है। लेकिन हाँ, पूरी तरह से सोशल मीडिया पर यही तस्वीरें घूम रही थी। आई थिंक पिछले साल 50th सबसे कोल्ड ईयर था, लेकिन ऑफ कोर्स अब की बारी हम सब जानते हैं कि विंटर कैसे डीले हुआ है। देखते हैं यहाँ पर स्थिति क्या और बिगड़ती है या फिर इन्हीं टेम्परेचर्स के आसपास मामला बने रहता है। चलिए इसी के साथ लेंगे आप सभी से इजाज़त, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज़ के साथ। आगे वीरू का साथ देंगे यतिन, और इन दोनों के बीच होगा आज सीधा सौदा का मुकाबला। नमस्कार।